जो कमाल हमने एसएसटी के पेपर में किया था वही कमाल अब हम 21 मार्च साइंस के पेपर में करने वाले हैं। 21 मार्च साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च साइंस विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा साइंस विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। अगर आप भी 21 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में गर्दा उड़ाना चाहते हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं 21 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर आपको QR कोड है वो दिया गया है पेपर में और ये आपके नामांक रोल नंबर का बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं। ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर है S2045432। ये आप मिला लेना जब आप पेपर देकर आओ। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है आपके और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज टोटल 12 पेज हैं आपके और S07 ये आपके साइंस पेपर का कोड दे रखा है और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है आपके, विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है और जो समय है वो आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट में विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 21 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं 21 मार्च विज्ञान के पेपर में, अगर आपको भी गर्दा उड़ाना है, धुआं करना है, पर में सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखे और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखने हैं और 5वां निर्देश दे रखा है कि प्रश्न पत्र के हिंदी में अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जावे। तो ये विज्ञान का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए गए हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके और टोटल 18 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो 18 नंबर का जो प्रश्न संख्या 1 है आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो टोटल आपके 18 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। तो वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है अपचयन, बे ऑप्शन में है संक्षारण और स ऑप्शन में है विकृत गंधिता और द ऑप्शन में है आपके उपचयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बे होगा और इंग्लिश मीडियम में आपको ये करना है, बी ऑप्शन करना है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी संक्षारण है। संक्षारण को इंग्लिश में आप देख सकते हैं कोरिजन कहते हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण उपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण उपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन की कमी और बे ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रोजन का योग और स ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन का योग और द ऑप्शन में दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो द ऑप्शन आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें आपको स
ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑक्सीजन का योग। तो इसमें उपचयन अभिक्रिया को दर्शाने वाला गुण कौन सा है इनमें? ऑक्सीजन का योग, यानी स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक एंटासिड का संगठक है? तो कौन सा यौगिक एंटासिड का संगठक है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है विरंजक चूर्ण, और बी ऑप्शन में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी ऑप्शन में दे रखा है सोडियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन में दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन है वो आपका इसका सही होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है जस्ता, और बी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीज, और सी ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, और डी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम। तो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की चढ़ाई जाती है, यानी जिंक, जिसको जिंक भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Zn होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में एथेन दे रखा है, बी ऑप्शन में मेथेन दे रखा है, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको ब्यूटेन, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बायोगैस और सीएनजी है उसका प्रमुख घटक कौन सा है? मेथेन है। मेथेन है, जिसका फार्मूला क्या है? आपके CH4। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि साबुन के अणु वो किस प्रकार के लवण होते हैं? तो साबुन के अणु किस प्रकार के लवण होते हैं? ए ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, बी ऑप्शन में है कैल्शियम, और सी ऑप्शन में है आयरन, और डी ऑप्शन में है क्रोमियम। तो साबुन के जो अणु हैं वो किस प्रकार के साल्ट होते हैं, किस प्रकार के लवण होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम। यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको ए ऑप्शन करना है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी सोडियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो द स्टोमच इन ह्यूमन्स इज पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज रिलेटेड। तो मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन दे रखा है श्वसन, बी ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जन, सी ऑप्शन दे रखा है पोषण, और डी ऑप्शन दे रखा है परिवहन। तो मनुष्य में आमाशय तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पोषण हो जाएगा। और इंग्लिश में आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना है, यानी न्यूट्रिशन। ओके। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो कोशिका विभाजन है उसको कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है एबीसीसी कमल, बी ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन, और सी ऑप्शन में है ऑक्सिन, और डी ऑप्शन में है साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ए ऑप्शन में मेडुला दे रखा है, बी ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क दे रखा है, सी ऑप्शन में प्रमस्तिष्क दे रखा है, और डी ऑप्शन में दे रखा है अनुमस्तिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, मेडुला। यानी सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला करता है। और उसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि पुनरुद्ध भवन जिसका दूसरा नाम क्या है? पूर्ण जनन, द्वारा जनन होता है। तो पुनरुद्ध भवन या पूर्ण जनन के द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है? तो
तो ए ऑप्शन में है राइजोपस, बी ऑप्शन में है प्लेनेरिया, सी ऑप्शन में है अमीबा और डी ऑप्शन में है ब्रायोफिलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेनेरिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना होगा? तो एक संकर संकरण है, उसमें F2PD है, उसका लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना प्राप्त होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 3:1 और बी ऑप्शन में है 1:3 और सी ऑप्शन में दे रखा है 2:1 और डी ऑप्शन में दे रखा है 1:2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके 3:1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन में है प्रकाश केंद्र, बी ऑप्शन में है द्वारक और सी ऑप्शन में है प्रकाश केंद्र, ए ऑप्शन में फोकस बिंदु दे रखा है, बी ऑप्शन में द्वारक दे रखा है, सी ऑप्शन में प्रकाश केंद्र दे रखा है और डी ऑप्शन में वक्रता केंद्र दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रकाश केंद्र। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है कॉर्निया, बी ऑप्शन में है परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, सी ऑप्शन में है पुतली और डी ऑप्शन में है दृष्टिपटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टिपटल। यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? दृष्टिपटल है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो विभवांतर को मापने के लिए कौन से यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, कौन से यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन में है वोल्टमीटर और सी ऑप्शन में है एमीटर और डी ऑप्शन में है वोल्टामीटर। तो देखिए विभवांतर को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? वोल्टमीटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि वाट है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वाट कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, कौन सी भौतिक राशि का यूनिट है? तो ए ऑप्शन में है विद्युत धारा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वाट है वो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है जनित्र जिसे डायनेमो कहते हैं, बी ऑप्शन में है मोटर, सी ऑप्शन में है वोल्टमीटर और डी ऑप्शन में है एमीटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली या रूपांतरित करने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? मोटर कहलाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार तर्जनी है वो किसकी ओर संकेत करती है? तो तर्जनी है वो किसकी ओर संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 18वां प्रश्न आपको दिया गया है। ये 3 ऑप्शन और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ए ऑप्शन में है प्लास्टिक, बी ऑप्शन में है डीडीटी और सी ऑप्शन में है एल्यूमिनियम के डिब्बे और डी ऑप्शन में दे रखा है कपड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कपड़ा है वो
कौन सा पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो, निष्कासन हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपचयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड्यूशन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड्यूशन कहेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि नामक मिश्र धातु के प्रमुख अवयव सीसा और टिन है। तो देखिए सीसा का जो प्रतीक है वो क्या होता है? Pb, और टिन है इसका प्रतीक क्या होता है? Sn। तो नामक मिश्र धातु के प्रमुख अवयव सीसा और टिन है। तो कौन सी मिश्र धातु के प्रमुख अवयव सीसा और टिन है, यानी Pb और Sn है? तो उस मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। उस मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर है, जिसका उपयोग वेल्डिंग करने में करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। तो कौन रखता है? थायरोक्सिन रखता है। कौन रखता है? थायरोक्सिन। तो इसमें आपको थायरोक्सिन लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है? थायरोक्सिन। उसके बाद में देखिए 4 नंबर दे रखा है आपको। 4 नंबर रिक्त स्थान वाला प्रश्न दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट भी कहते हैं। ओके। और उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? फ्यूज फिल करना है। छठा प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए ओजोन परत को किस प्रकार के रसायनों ने नुकसान पहुंचाया है, हानि पहुंचाया है? तो उस रसायन का नाम है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फ्रियोन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, और प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें केवल आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, और 1 नंबर का ये प्रश्न है आपके। दूसरा प्रश्न है आपके कि जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन के जो जल हैं उनके अणुओं की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 और 2H2O ये होता है। और यहां पर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं तो CaSO4 हाफ H2O ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। तो देखिए इसमें आपको क्रिस्टलन के जो जल हैं उनके अणुओं की संख्या बतानी है। तो जिप्सम में तो कितना होगा? 2 होगा, और यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ओके, ये आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि धातुओं के परिष्करण की सबसे प्रचलित विधि है, उसका नाम लिखना है। तो धातुओं के परिष्करण की सबसे प्रचलित जो विधि है उसका नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि साबुन व अपमार्जक में एक एक अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में आपको एक एक अंतर लिखना है, एक एक डिफरेंस आपको बताना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है कि दोहरा परिसंचरण क्या है? तो दोहरा परिसंचरण की परिभाषा आपको लिखनी है। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है वो आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न है कि पुरुषों में किस हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है? तो पुरुषों में किस हार्मोन के कारण जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका विकास होता है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 8, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात आपको लिखना है। तो द्विसंकर संकरण है उसमें आपको लक्षण प्रारूप अनुपात लिखना है। और 9वां प्रश्न दे रखा है आपको कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी है। और 10वां प्रश्न है कि आंख की पुतली के आकार को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को कौन सा भाग नियंत्रित करता है, कौन सा भाग कंट्रोल करता है वो आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किस विद्युत
विद्युत परिपथ में, किस विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो उस युक्ति का नाम है धारा नियंत्रक। उस युक्ति का नाम क्या है? धारा नियंत्रक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 12वां प्रश्न दे रखा है आपके कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको एक एक अंतर लिखना है। उसके बाद में सेक्शन बी दे रखा है, खंड ब दे रखा है, और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसको उदाहरण सहित समझाना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम आपको कहां पर मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसमें सारे डायग्राम्स दिए गए हैं जो आपके 21 मार्च विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं। सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम भी आपको उस वीडियो में मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि जाइलम और फ्लोएम में 2-2 अंतर लिखिए। और 8वां प्रश्न दे रखा है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो इसमें आपको प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है, उसमें आपको अंतर लिखना है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको डिफरेंस लिखना है। और 10वां प्रश्न है आपके कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को परिभाषित कीजिए, दोनों की परिभाषा लिखनी है। और 11वां प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसमें अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा लिखनी है। 12वां प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसमें विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है और विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो आपको बताना है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 13वां प्रश्न दे रखा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और सेक्शन सी दे रखा है आपके, सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलित करना है, सिरका है, संतरा है, इमली है, टमाटर है। और इधर आपके लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है और सिट्रिक अम्ल है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपको इस प्रकार से मिलाना है, सुमेलित करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दही है और चिंटी का डंक है। इधर है आपके टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद में देखिए इंग्लिश में दे रखा है और अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें संश्लेषित सूचक दे रखा है, गंधीय सूचक दे रखा है, प्राकृतिक सूचक दे रखा है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है और जिप्सम है। इधर इनके फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं वो दे रखे हैं और इनको आपको सुमेलित करना है, मिलाना है। ये इंग्लिश में देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि एकलिंगी पुष्प है उसके 2 उदाहरण लिखिए। तो एकलिंगी पुष्प के आपको 2 उदाहरण बताने हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प का जो अनुदैर्ध्य काट है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और तीसरा प्रश्न है कि वर्षण के 2 कार्य लिखिए। तो इसमें आपको वर्षण के 2 कार्य बताने हैं। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको उभयलिंगी जो पुष्प है उसके आपको 2 उदाहरण बताने हैं, 2 एग्जाम्पल बताने हैं। और दूसरा प्रश्न है अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। और तीसरा प्रश्न है अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। तो अंडाशय के 2 कार्य बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पहला प्रश्न है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है खाद्य जाल को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको खाद्य जाल को परिभाषित करना है। और अथवा में प्रश्न है
पारितंत्र में पोषी स्तर का आपको चित्र बनाना है। और दूसरा प्रश्न है कि पारितंत्र में उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। तो पारितंत्र में जो आपके उपभोक्ता है उसको आपको परिभाषित करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 440 वाट की दर से ऊर्जा है वो उपभुक्त होती है और 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा, एक तो आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है और एक आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक दे रखा है 30 वाट 110 वोल्ट और दूसरे का दे रखा है 10 वाट और 110 वोल्ट और विद्युत है वो 110 वोल्ट आपूर्ति मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 110 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कुल कितनी धारा ली जाती है वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड दे रखा है, सेक्शन डी आपको दिया गया है और इसमें सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। तो 18वां प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, जो रूल हैं वो आपको लिखने हैं। और कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना आरेखित कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा है कि 2f1 से परे और दूसरा दे रखा है f1 और 2f1 के बीच। तो ये आपको बनाना है, ये प्रश्न आपको हल करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपको, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर, यानी इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और दूसरा दे रखा है धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और दूसरा प्रश्न दे रखा है रंध्र के बंद होने और खुलने की जो क्रिया है उसका डायग्राम बनाना है, उसका चित्र बनाना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि एथेनॉल के गुण धर्म लिखिए और इसके निम्न के साथ अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें पहला है सोडियम के साथ और दूसरा है सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है कि एथेनोइक अम्ल के गुण धर्म लिखिए और इसके निम्न के साथ अभिक्रियाओं को समझाइए। तो इसमें पहला है क्षारक के साथ और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो साइंस का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है जो आपके 21 मार्च को होने वाला है। अगर आपको भी 21 मार्च साइंस के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको अचीव करने हैं तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।